गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का चैप्टर बेटा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम दो तरह की एनर्जीज के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड सेकंड इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी समझने से पहले आप एक इधर टर्म पे फोकस कीजिए। मैंने अंडरलाइन किया हुआ इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। आपके पास बेटा मैंने H2 प्लस I2 दिया और आपको क्या मिल गया, 2HI मिल जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर H2 ये है और I2 ये है। ठीक है, दोनों रिएक्ट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, HI मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ है। तो कोलिजन्स होते हैं जब भी आपके दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं तो वो रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन्स। अब बेटा जब ये रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो ये I है और ये H है, ये आपस में टकराएंगे बेटा, है ना। तो क्या जरूरी है कि सिर्फ यही आपस में टकराएं? हो सकता है H के साथ टकरा रहा हो सकता है I के साथ टकरा रहा हो सकता है ना बेटा। तो जब H से टकराएगा या I से टकराएगा तो क्या आपके प्रोडक्ट बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो उस तरह के कोलिजन्स को हम बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन्स। क्या बोलते हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन्स या अनइफेक्टिव कोलिजन्स। क्योंकि ऐसे कोलिजन्स से आपके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट कब बनेगा, जब H किससे टकराएगा बेटा, I से टकराएगा। बात समझ आई? क्लियर होगी बात? तो वो एनर्जी जो आपके इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कब बनेगा, जब कौन से कोलिजन्स होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए ताकि आप प्रोडक्ट्स बना सकें, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसको ET से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं ET से। इज दैट क्लियर? तो एक चीज क्लियर है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जिससे आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिससे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स को आपस में क्या कराने के लिए चाहिए, कोलाइड कराने के लिए चाहिए। दोनों बातें एक जैसी सी लग रही है सुनने में, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी में इनइफेक्टिव कोलिजन्स और इफेक्टिव कोलिजन्स दोनों गिने जाएंगे। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपस में कोलिजन कराए। इज दैट क्लियर? चाहे वो इफेक्टिव कोलिजन्स हो या फिर वो अनइफेक्टिव कोलिजन्स हो, लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स कराने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और टोटल सारे कोलिजन्स कराने के लिए हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को दोनों में? अब बात करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं बेटा। आपके रिएक्टेंट यहाँ पर है राजी। रिएक्टेंट को धीरे धीरे हमने हीट बढ़ाते रहे, हमने एनर्जी बढ़ाते गए, तो रिएक्टेंट की धीरे धीरे एनर्जी बढ़ी तो आपका क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ही हम इंटरमीडिएट बोलते हैं बेटा। मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी बता चुकी हूँ। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल होता है राजेश जी। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है तो ये दोबारा से टूट के क्या बनने स्टार्ट करा देगा बेटा, प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट करा देगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, इतनी बेटा। ठीक है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाए तो प्रोडक्ट से वापस क्या बनने लगेंगे, रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है बेटा, इतनी है, प्रोडक्ट से लिया। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है बेटा, ET, दैट इज थ्रेशोल्ड। बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी आपको दिख रहा है सेम ही बना रखा है, बस फर्क क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ER को। दिस इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ऊपर आप ऊपर से ले लीजिए, ऊपर से देखिए, दोबारा से देखिए। यहाँ पर R है ना बेटा, तो ये ER कहलाएगी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ P है, ये EP कहलाएगी बेटा, कहलाएगी। दोनों का डिफरेंस डेल्टा H इज इक्वल टू EP माइनस ER। ऐसे ही होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी।
अगर ये एनर्जी आपकी नेगेटिव आती है तो आंसर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर ये एनर्जी आपकी पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है बेटा, ज्यादा, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। तो ईपी माइनस ईआर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। क्लियर है मेरी बात। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, ईआर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और ईपी की वैल्यू क्या है बेटा, कम है। तो यहाँ पर अगर डेल्टा एच आप निकालेंगे, दैट इज ईपी माइनस ईआर, तो हमेशा क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो ये रिएक्शंस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है बच्चा। तो आपको इस कंसेप्ट से मुझे ये बताना था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ग्राफ किस क्या डिफरेंस आता है। एंडोथर्मिक में आप प्रोडक्ट की एनर्जी क्या रखते हैं, ज्यादा। क्यों रखते हैं ज्यादा, क्योंकि एंडो में आप एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी है, ऊपर से आप दे रहे हैं, दोनों एनर्जी जुड़ जाएंगी तो प्रोडक्ट के पास तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगी बेटा, तो ईपी ऊपर आता है। ठीक है, एक्सो में क्या होता है, आपकी एनर्जी निकल रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी अच्छी खासी होती है, पर जब प्रोडक्ट बनते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है ना, तो उसमें से बाहर निकल रही है, इसका मतलब घट रही है बेटा। क्लियर होगी मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं है राजे, क्लियर हुआ अच्छे से। तो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो आपस में रिएक्ट कर सके केमिकली, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए चाहिए उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इज दैट क्लियर बेटा जी, बात समझ आ गई। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है ग्राफ पे, जरा उस पर भी फोकस करते हैं। देखिए, जैसे देखिए ही कोई भी ग्राफ ले लीजिए आप, इसमें से दोबारा से एक बार मैं बना रही हूँ इसे। दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, यही आप यहाँ पर आपके रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स बोल दीजिए। और यहाँ आपका ऊपर की तरफ क्या चल रही है बेटा, एनर्जी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है E मान लीजिए, ठीक है, क्लियर बेटा। अब यहाँ तक पहुंचाना है। अब आप कैटलिस्ट को, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा विदाउट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट अगर आपने यूज कर दिया तो होएगा क्या, ध्यान से देखेंगे इसे प्लीज। आप अगर कैटलिस्ट का यूज कर लेते हो बेटा तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसका फायदा क्या होगा, जो रिएक्टेंट अगर आपके 100 जूल पे रिएक्ट करने वाले थे तो कैटलिस्ट देने से वो 70 जूल पे ही रिएक्ट करने शुरू हो जाएंगे, तो जिससे प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बनेगा और रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या कर देता है बेटा, लोअर कर देता है। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देना। क्लियर होगी मेरी बात। अब अगर इसको अरेनियस में मैं पुट करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, कल मैंने आपको अरेनियस इक्वेशन कराई थी, उसका कंसेप्ट लेते हैं थोड़ा सा। K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये क्या बेटा, विदाउट कैटलिस्ट यही रहेगी बेटा, विदाउट कैटलिस्ट। और विद कैटलिस्ट K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA डैश अपॉन RT। कोई डाउट। अब जरा ध्यान से देखिए, कैटलिस्ट यूज किया है आपने, अब आपने टेम्परेचर नहीं बदला, क्या यूज किया है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट सिर्फ किस चीज को चेंज करता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज होएगा, या तो फास्ट होएगा या स्लो हो जाएगा। तो यहाँ मैं मान सकती हूँ K1, यहाँ मैं मान सकती हूँ बेटा K2, ठीक है। डिवाइड फर्स्ट एंड, तो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 बाय K2 इज इक्वल टू A से A बच्चा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ऊपर क्या रह गया, ई की माइनस ई ए अपॉन आर टी अपॉन ई की माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। इज दैट क्लियर बेटा? बेस सेम है तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो यहां से आप इसे यूज करेंगे। देखिए K1 by K2 is equal to e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बच्चा पावर ऊपर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा ई ए डैश अपॉन आर टी। क्लियर है? क्या क्या कॉमन आ रहा है? K1 by K2 is equal to, बोलिए, e की पावर माइनस, क्या क्या कॉमन आ रहा है? माइनस छोड़ दीजिए, 1 by आर टी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? ई ए डैश, ई ए डैश माइनस कॉमन नहीं ले रहे ना आप, तो माइनस ई ए। इज दैट क्लियर बच्चा? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर आप लॉग भी ले सकते हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहें। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में वैल्यू दे रखी है तो यूज दिस, न्यूमेरिकल्स में आप यूज कर लेंगे आसानी से। अगर आपको लॉग लेना है तो लॉग K1 बाय लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग ई की पावर ई ए डैश माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर बेटा? लॉग से ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा लॉग ऑफ K1 बाय K2 इज इक्वल टू ई ए डैश ई ए अपॉन में आर टी। तो आप आसानी से यहाँ पर वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है? क्या? तो अब तक आपने देखा बेटा K1 by K2 इज इक्वल टू, आपने ये ले लिया, ठीक है? यहाँ से आपने डिवाइड करके और लॉग के टर्म्स में वैल्यू निकाल ली, ठीक है? एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपके पास ये वैल्यू आ रही है K1 by K2 इज इक्वल टू, अगर इसे नॉर्मल रखें तो बेटा e की पावर ई ए डैश माइनस ई ए अपॉन में आर। इज दैट क्लियर? ठीक है? अगर आप एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछे कि कितने गुना आपकी रिएक्शन का रेट फास्ट हुआ है, कितने गुना आपकी रिएक्शन का रेट चेंज हुआ है, तो आप यहाँ से अगर एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, इफ ए रिएक्शन हैज EA is equal to 2.3 किलो जूल, कुछ भी हो सकता है बेटा, आज जस्ट अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है? एंड बाय यूजिंग कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी बिकम 2.2 कितनी कम हो जाएगी ना, कम ले लो, 1.3 कम कर दो, सीधी सीधी 1 आ जाएगी, आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दे दिया गया। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, या फिर आप ये कह सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स द रेट इंक्रीजेस विद अ मल्टीपल ऑफ दिस, ठीक है? तो अगर इस टाइप से आपको दे रखा हो तो एक चीज याद रखना, हमेशा ये आपका क्या है बेटा, K2 विद कैटलिस्ट है, और K1 क्या है बेटा, विदाउट कैटलिस्ट, यही है ना? तो आपको ये वैल्यूज तो दे ही नहीं रखी, यही आपको नंबर बताएंगे। क्या बताएंगी? नंबर। जैसे आप डायरेक्ट लिखेंगे K1 by K2 इज इक्वल टू E इंटू एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा, 1.3 माइनस नॉर्मल कितनी थी, 2.3 डिवाइडेड बाय, मैंने RT कर दिया बेटा, ठीक है? यहाँ से सॉल्व करोगे आपको आएगा K1 by K2 इज इक्वल टू E की पावर माइनस 1 by RT। कोई डाउट? माइनस खत्म करना है तो इसको पलट दो, इसको पलटोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा K2 by K1 इज इक्वल टू E की पावर 1 by RT। कोई डाउट बचा? तो ये जो फैक्टर है K2 by K1 दैट इज विद कैटलिस्ट डिवाइडेड बाय विदाउट कैटलिस्ट, आपको नंबर ऑफ द चेंज बताएगा। जैसे R की वैल्यू 2 पुट कर दो, टेम्परेचर की पुट कर दो, log E की अगर वो वैल्यू दे देता है तो आपको K2 by K1 क्या बताएगा, कितने गुना चेंज हुए। क्लियर होगी बात मेरी? द नंबर ऑफ टाइम्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ आया?
ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, अब मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर भी बदल दिया मैंने। एक छोटी सी इक्वेशन निकाल रही हूँ बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है इस पे रेशो के लिए। मेन रिजल्ट, इन सब चीजों का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहना चाहिए। मैं कह रही हूँ विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट आपने क्या रखा बच्चा बोलना, K1 इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT रखा, ठीक है। विद कैटलिस्ट K2 इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA-RT। क्लियर? अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ। कैटलिस्ट यूज करने से रेट बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। मैं कह रही हूँ कि मैंने पहले वाली रिएक्शन का टेम्परेचर भी बदल दिया साथ में। मैंने क्या किया, ये मेरी विद कैटलिस्ट है, ये साथ में रिएक्शन, ये मेरी विदाउट कैटलिस्ट है। तो विदाउट कैटलिस्ट वाले का रेट कम होगा बेटा, विद कैटलिस्ट वाले का रेट ज्यादा होगा। अब मुझे दोनों इक्वल करने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस वाले का क्या बढ़ा सकती हूँ, टेम्परेचर बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने विदाउट कैटलिस्ट वाली रिएक्शन का क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, कि दोनों रिएक्शन के रेट क्या आ गए, बराबर आ गए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बेटा T1, यहाँ कह सकती हूँ T2। यहाँ आप याद रखेंगे कि K1 क्या है, कम है किससे, K2 से, लेकिन T2 क्या है, कम है किससे, T1 से। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? इक्वल रखना है मुझे दोनों रेट को, तो मैंने क्या किया, इक्वल रखने के लिए, दोबारा समझ लो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा विद कैटलिस्ट का रेट ज्यादा होगा, विदाउट कैटलिस्ट का रेट कम होगा बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी तो बढ़ता है ना, तो मैंने विदाउट कैटलिस्ट वाली रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना कर दिया कि मेरे दोनों रेट क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्लियर? तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से मेरा K1 और K2 दोनों बराबर आ गए टेम्परेचर बढ़ाने से। तो K1 इज इक्वल टू, मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, K2 आ गया, कोई डाउट तो नहीं। आप रखेंगे A इंटू ई की पावर माइनस EA/RT1 इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर EA-RT2। क्लियर होगी बात बेटा मेरी? यहाँ से ये कैंसिल आ गया, ठीक है, E से E कैंसिल हो जाएगा, या दोनों तरफ लॉग ले लो तब भी बात एक है, लॉग ले लीजिए आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, E की पावर माइनस EA/RT1 is equal to log of E EA-RT2। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है। अब क्या होगा, किसी भी की भी पावर n होती है तो वो आगे शिफ्ट हो जाती है, मैंने कल में आपको कराए थे लॉग के फॉर्मूले। तो माइनस EA/RT1 इंटू लॉग ऑफ E इज इक्वल टू EA-RT2 इंटू लॉग ऑफ E। लॉग ऑफ E से लॉग ऑफ E कैंसिल, R से R कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बट यू विल गेट EA/T1 इज इक्वल टू EA-T2। अगर आपको इस टाइप से अगर न्यूमेरिकल डायरेक्ट दे दे बेटा कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है एट टेम्परेचर दिस, और कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी एट टेम्परेचर दिस, तो दोनों में से एक चीज मिसिंग अगर दे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कीजिए और निकालिए। अगर आप वैसे यूज करेंगे क्वेश्चन तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, कम से कम 1.5-2 पेज का बनेगा। या आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। आपको याद इतना रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर क्या होते हैं, आपके प्रोपोर्शनलिटी में होते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और EA/EA' इज इक्वल टू T1/T2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। कई बार आपको ये दे देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी 3 गुना हो गई, क्या दे देगा, 3 गुना हो गई, मतलब 3 टाइम्स हो गई। अगर 3 टाइम्स होगी तो आप इसको यूज करो ना डायरेक्ट, EA/EA' इज इक्वल टू 3 टाइम्स बोल रहा है तो इनटू में 3 आ गया। बात समझ आई? तो रेशो भी दे सकता है आपको, तो आप रेशो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। मैंने सारा कंसेप्ट आपको कराया है, बहुत डिटेल आपने किया है। आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिएगा। कल एक लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट रहता है, उसके बाद वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।